नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए 3000 पीआईक्यूज़ की श्रृंखला में एपिसोड नंबर 32 लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आज हम आपसे 27 जुलाई 2025 को बीपीएससी द्वारा आयोजित बीपीएससी लॉ ऑफिसर से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। और इस परीक्षा में अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 100 प्रश्न यहाँ पर पूछे गए थे। और 100 प्रश्नों में भी अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं तो प्रश्नों में भी काफ़ी सारी यहाँ पर वैरायटी थी, जैसे कि जीएस के सवाल पूछे गए थे, करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए थे। इसके अलावा बात करें तो मैथ रीजनिंग के भी सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। और 26 से लेकर 50 तक अगर हम बात करें तो मैथ रीजनिंग और कुछ इंग्लिश के भी प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे। तो 26 से लेकर 40 यानी 15 प्रश्न यहाँ पर मैथ रीजनिंग के पूछे गए हैं। और यहाँ पर बात करें 41 से लेकर 50 तक तो ये इंग्लिश के सवाल पूछे गए, ये आपके काम के नहीं हैं। और फिर 51 से लेकर 75 तक साइंस के प्रश्न यहाँ पर बहुत अच्छे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। 75 प्रश्न तक यहाँ पर बात करें तो लगभग 25 प्रश्न यहाँ पर आपके साइंस के पूछे गए हैं। तो जीएस में जीएस प्लस करंट के सवाल पूछे गए हैं और इधर आपके साइंस। और फिर यहाँ से अगर हम बात करें 75 के बाद 76 से, तो यहाँ से कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल पूछे गए। तो कंप्यूटर के से रिलेटेड सवाल आपके काम के नहीं हैं, तो इनको हम नहीं कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम आपसे लगभग 50 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। आप सभी लोग सभी प्रश्नों को टेस्ट की तरीके से प्रयास करते हुए अटेम्प्ट कीजिए, अपना एलिमिनेशन टेक्निक भी लगाइए जहाँ जहाँ जरूरी हो। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है और पहला प्रश्न यहाँ पर जो है आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर पेन को अनिवार्य कर दिया है। तो पहला चीज़ तो ये है कि आपको पेन का फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि स्कूलों में नामांकन के संबंध में पेन का फुल फॉर्म क्या है। तो पेन का फुल फॉर्म है परमानेंट एजुकेशन नंबर, ये आपको पता होना चाहिए, परमानेंट एजुकेशन नंबर। और किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नामांकन के लिए परमानेंट एजुकेशन नंबर को अनिवार्य कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है? तो यह सरकार है बिहार। तो बिहार की राज्य सरकार ने परमानेंट एजुकेशन नंबर को अनिवार्य कर दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिहार स्पेशल से संबंधित, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में गूगल कंपनी भारत के बेंगलोर शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस किस नाम से खोला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पर आपको सबसे जो बात ध्यान रखनी है कि इस पेपर में जो करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए हैं, ज़्यादातर जो है जनवरी फरवरी 2025 से रिलेटेड यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जुलाई में यह परीक्षा हुई है और कुल मिलाकर लगभग 6 महीने तक का जो करंट अफेयर्स रहता है वो जनरली बीपीएससी पूछता है। फरवरी 2025 में गूगल कंपनी भारत के किस शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस खोला है? तो बेंगलोर शहर, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो गूगल कंपनी आप जानते ही हैं, फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स है, बेंगलोर शहर में अपना सबसे बड़ा कैंपस खोला है और यह जिस नाम से खोला है उसका नाम है अनंत। तो याद रखिएगा, अनंत नाम से सबसे बड़ा कैंपस खोला है। सबसे बड़ी चीज़ अनंत मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, इन्फिनाइट होता है। अगर किसी चीज़ को बोल दिया जाए कि समंदर में अनंत पानी है तो अनंत जल का मतलब क्या हो जाता है कि इतना कि जिसको हम वजन ना कर सके, गिन ना सके, कैलकुलेट ना कर सके, वगैरह वगैरह। तो सबसे बड़ा कैंपस अनंत यहाँ पर आप इस तरीके से जो है रिलेट कर सकते हैं। राइट आंसर आपका डी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है फुलवारी शरीफ, इसको फुलवारी शरीफ कर लीजिए, फुलवारी शरीफ, फुलवारिया शरीफ नामक कोई जगह नहीं है, फुलवारी शरीफ नाम से जगह है, मनेर, पाटलिपुत्र या बिहार शरीफ। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देश के पहले बाल कैंसर अस्पताल की जो स्थापना की गई है वो फुलवारी शरीफ में की गई है। राइट आंसर तीसरे नंबर प्रश्न का ए है। अगेन जो है बिहार स्पेशल से रिलेटेड करंट अफेयर्स का आपका ये सवाल है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो देश के पहले बाल कैंसर की स्थापना कहाँ की गई है? फुलवारी शरीफ में। तो राइट आंसर आपका तीसरे नंबर प्रश्न का ए हो जाएगा, पटना में स्थित है फुलवारी शरीफ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? चौथे नंबर का प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट कीजिएगा। तो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं, रोजर फेडरर, राफेल नडाल, अलकराज या नोवाक जोकोविच। तो चौथे नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं वो है नोवाक जोकोविच। राइट आंसर चौथे नंबर प्रश्न का डी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बिहार के लिए कला के क्षेत्र में 2025 में श्रीमती शारदा सिन्हा को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपको याद होगा कि करंट अफेयर्स जो हमने आपके लिए क्लासेस लिया था, करंट अफेयर्स में हमने कवर भी किया था
जो 2025 के करंट अफेयर्स हमने जनवरी फरवरी के आपको करा रखे थे, वहाँ पर हमने आपसे शारदा सिन्हा जी के बारे में डिटेल में चर्चा भी किया था। और बिहार राज्य से संबंधित पद्म पुरस्कारों में काफ़ी सारे लोगों को चयन भी किया गया था, उसके बारे में भी हमने चर्चा किया था। तो करंट अफेयर्स की क्लास से यह प्रश्न आपको डायरेक्ट मिल रहा है। तो बिहार के लिए कला के क्षेत्र में 2025 में बिहार की जो कोकिला है, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी को मरणोपरांत जो है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 5वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर है पद्म विभूषण। इसके अलावा सुशील कुमार मोदी जी को बात करें तो सुशील कुमार मोदी जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। बाकी डिटेल में हमने आपसे करंट अफेयर्स की क्लास में चर्चा किया है। तो राइट आंसर 5वें नंबर प्रश्न का है सी, पद्म विभूषण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमने आपको करंट अफेयर्स में कराया, अगर आपको ध्यान हो, मालूम हो, ऑपरेशन डेविल हंट याद आया आपको? हमने आपसे ऑपरेशन डेविल हंट से संबंधित प्रश्न आपको एमसीक्यू में कराया है, जो हमने मॉक टेस्ट में कराया था। तो ऑप्शन आपके सामने है। बांग्लादेश के अंतरिम यूनिट सरकार द्वारा शुरू किया गया है ऑपरेशन डेविल हंट, 8 फरवरी 2025 को शुरू किया गया है। यह ऑपरेशन शेख हसीना के समर्थकों की तलाश में है, उपरोक्त में से सब। अगर आपको डेट नहीं भी मालूम है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको हमने पढ़ा रखा है कि यूनिट सरकार द्वारा, जो बांग्लादेश के अंतरिम सरकार चला रहे हैं बांग्लादेश में, उनके द्वारा शुरू किया गया था। और हमने आपको ये भी बताया था कि शेख हसीना जो कि बांग्लादेश छोड़कर जा चुकी है, उनके समर्थकों ने कुछ कांड किया था, तो उनके तलाश में यह ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो ए और सी मालूम है, जब ए और सी सही है तो बाकी यहाँ पर उपरोक्त में से सब हो ही जाएगा। 2 सही है तो तीसरा भी सही होना पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर, और 8 फरवरी 2025 को शुरू किया गया। राइट आंसर 6 नंबर प्रश्न का डी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 7 नंबर सवाल है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में मैन ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को दिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो अगर आपने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को फॉलोअप किया है या वैसे भी करंट अफेयर्स में भी पढ़ा है तो आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। रोहित शर्मा की बात करें तो उनको मैन ऑफ द मैच मिला था। और मैन ऑफ द सीरीज़ की अगर बात करें तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र को मिला है मैन ऑफ द सीरीज़, या प्लेयर ऑफ द सीरीज जिसको बोलते हैं। तो मैन ऑफ द सीरीज या प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे मिला है? रचिन रविंद्र को। राइट आंसर आपका 7वें नंबर प्रश्न में सी हो जाएगा। हालांकि इसके आंसर की में बी दे रहा है, जो कि गलत है, त्रुटि है, वो आगे चलकर से चेंज हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में मैन ऑफ द सीरीज किसे दिया गया है? रचिन रविंद्र को दिया गया है। अगला सवाल है, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ वर्ल्ड 2025 से संबंधित है। तो विजडन के द्वारा क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड 2025 से संबंधित कुछ घोषणाएं की गई हैं। उसमें भारत के 2 क्रिकेटर्स को जगह मिली है, एक पुरुष क्रिकेटर, एक महिला क्रिकेटर। और इसमें अगर हम बात करें 8 नंबर प्रश्न में, तो वो दोनों खिलाड़ी कौन कौन से हैं? तो ये है जसप्रीत बुमराह पुरुष क्रिकेटर में, और महिला क्रिकेटर में स्मृति मंधाना। दोनों लोग को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ वर्ल्ड 2025 में जगह मिली है। तो राइट आंसर आपका 8 नंबर में ए है। यहाँ पे आपने क्या सबक लिया कि बीपीएससी जो है खेल से भी संबंधित प्रश्न पूछ सकता है, और खेल में भी क्रिकेट से संबंधित प्रश्न पूछ सकता है। और 2 प्रश्न यहाँ पर पूछ लिया, 2 करंट अफेयर्स क्रिकेट से रिलेटेड यहाँ पर पूछा है। तो कहने का मतलब है कि जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनको आपके जहन में होना चाहिए, वो आपका चाहे कहीं से भी रिलेटेड क्यों ना हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 3 अप्रैल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो देखिए यहाँ पर अप्रैल 2025 से रिलेटेड सवाल है। 27 जुलाई को परीक्षा हुई है, तो 3 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई थी। और इसमें जो है बात करें तो पर्यावरण मंत्री जो थे वो देश के गए थे, भारत की तरफ से जो गए थे उनका नाम था अमनदीप गर्ग। और ये पर्यावरण मंत्री तो नहीं है, अलग से ये गए थे, तो याद रखिएगा अमनदीप गर्ग, इनको अतिरिक्त प्रभार में दिया गया है। तो अमनदीप गर्ग जो है ये गए थे पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में, भारत की तरफ से शामिल हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ? अमनदीप गर्ग। और 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक जो है ये अप्रैल 2025 में ब्राज़ील में ब्राजीलिया शहर में आयोजित की गई है। तो ब्राज़ील के ब्राजीलिया शहर में आयोजित की गई है। 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने। करेवा इन कश्मीर वैली आर नोन एज। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये आपको हमने एनसीईआरटी में भी पढ़ाया है। हालांकि इस प्रश्न में जो हमने आपको पढ़ाया वो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो क्या किया जाए, देखते हैं प्रश्न को। तो कश्मीर घाटी में करेवा मैदान निम्नलिखित में से किसके लिए जाने जाते हैं? तो हमने आपसे एनसीईआरटी में डिस्कस किया है कि कश्मीर घाटी के जो करेवा मैदान होते हैं वो किसके लिए जो है फेमस है? तो वो फेमस है केसर के लिए, केसर या जैफरान के लिए फेमस है, केसर या जैफरान के लिए फेमस है। और कश्मीर घाटी के करेवा मैदान किसके लिए फेमस है? केसर या जैफरान के लिए। ये हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया है। अब यहाँ पे चूंकि जो है केसर दिया नहीं गया है,
तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो याद रखिएगा अगर ये प्रश्न दोबारा से आता है आपका, चूंकि चौथा ऑप्शन मोर देन वन रहेगा, पांचवा ऑप्शन 9 20 रहेगा। अभी फिलहाल इसका आंसर जो माना है ब्लू पाइन माना है। और वैसे अगर हम बात करें ब्लू पाइन का, तो जो ब्लू पाइन जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, वो कश्मीर घाटी में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इसका जो कह सकते हैं सबसे क्लोज आंसर है वो ब्लू पाइन यहाँ पर है, और यही बीपीएससी ने भी अपने आंसर की में माना है। अगर फाइनल आंसर की में कुछ चेंज होगा तो हम आपको सूचित कर देंगे, बाकी अभी के लिए आप इसको ब्लू पाइन आंसर मान लीजिए। इसके अलावा आपको हमने एनसीईआरटी में पढ़ा रखा कि करेवा के जो फॉर्मेशंस होते हैं किसके लिए, किसकी खेती के लिए जाने जाते हैं, केसर की खेती के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और इस प्रश्न का राइट आंसर ब्लू पाइन है। केसर नहीं है तो आप ब्लू पाइन को आंसर मान सकते हैं। अगर फाइनल आंसर की में कुछ चेंज होता है, चेंज होने का सेंस है कि एक प्रश्न या तो डिलीट किया जाएगा, अगर मान लीजिए डिलीट किया जाता तभी इस प्रश्न का आप वो जो है ब्लू पाइन तब नहीं मानिएगा। अगर मान लीजिए प्रश्न को डिलीट नहीं किया जाता, ब्लू पाइन ही आंसर रहता है, तो आपको ब्लू पाइन भी अलग से ध्यान रखना है। और बाकी वैसे बात करें तो कश्मीर घाटी में ब्लू पाइन पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न है। अगेन हमने 11 नंबर प्रश्न आपको एनसीक्यू में, एनसीआर जो साइंस करंट एमसीक्यू में आपको कराया, अगर आपको याद हो तो। खिचान और मिनार रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने जो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड जो सवाल कराए हैं उससे डायरेक्ट आपको जो है 3 से 4 सवाल, 11 में से 4 सवाल लगभग आपको देखने को मिल चुके हैं। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप अच्छे से प्रयास करते हैं, आराम से करंट अफेयर्स के भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, डायरेक्ट आपको मिल भी सकते हैं। तो ये चीज़ है। बाकी हमने जैसा कि बता रखा है, आगे पीछे करके जैसे जैसे समय आएगा हम आपको करंट अफेयर्स भी करा के देंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी परीक्षा में संबंध डिले है, तो इसलिए जो एमसीक्यूज़ हैं, पीआईक्यूज़ हैं, इसीलिए अभी हम प्रायोरिटी बेसिस पे करा रहे हैं। आगे इसके लिए समय नहीं होगा, इधर करा के ख़त्म कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट करा देंगे। तो खिचान की बात करें तो खिचान हमने आपको पढ़ाया था, फलोदी नामक जगह में है। और मेनार कहाँ पर है, तो मेनार उदयपुर में है। और ये दोनों कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। 11 नंबर प्रश्न में राइट आंसर बी है। और हमने आपसे ये भी डिस्कस किया था कि रामसर भूमियों की जो संख्या है भारत में कितनी हो गई है, इसके साथ में 91 हो गई, 91 हो गई है। तो राइट आंसर 11 में क्या हो जाएगा, बी राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मालवा के पठार की पूर्वी सीमा को निर्धारित करता है। तो मालवा पठार जब आप मानचित्र में देखते हैं, 11th क्लास का जो एनसीईआरटी है आप वहाँ पर देख लीजिए। तो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है वहाँ पर जो भारत का भौगोलिक मैप जो दिया गया है, फिजिकल मैप, वहाँ पर मालवा मैप को आप जो है मार्क कर सकते हैं। मालवा मैप की अगर हम बात करें पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में याद रखिएगा अरावली है। मालवा के उत्तर पश्चिम में अरावली है। और यहाँ पर बात करें नीचे, अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको विंध्य पर्वत मिलेगा, यानी दक्षिण में क्या है, विंध्य पर्वत है। और जो पूर्वी भाग है यहाँ पर आपका बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। तो याद रखिएगा जो है मालवा पठार के पूर्वी सीमा को निर्धारित कौन करता है, तो यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, ब्राह्मणी नदी का निर्माण निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से होता है। तो भारत में बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जो 2 या 2 से अधिक नदियों से मिलकर बनती हैं। तो जो भी ऐसी नदियां हैं जो 2 नदियों से मिलकर बनती हैं, वो आपको जनरली पता होना चाहिए कि 2 नदियों से कौन सी नदियां जो हैं 2 नदियों से बनती, जैसे गंगा 2 नदियों के संगम से मिलकर बनती है, ऐसे बहुत सारी नदियां हैं जो 2 नदियों के संगम से बहती है। फल्गु नदी की बात करें हम, तो फल्गु नदी भी 2 नदियों के संगम से बहती है। अगर आपको आता हो तो कमेंट कीजिए, फल्गु नदी किन 2 नदियों के संगम से बनती है। गंगा का भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ब्राह्मणी नदी का निर्माण यहाँ पर निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से होता है, तो राइट आंसर इस प्रश्न का है कोयल और शंख। और इसमें भी बात करें तो साउथ कोयल रिवर है, दक्षिणी कोयल। तो दक्षिणी कोयल और शंख नदी जब मिलती हैं, इनका संगम होता है, तो ब्राह्मणी नदी का निर्माण होता है। बाकी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ब्राह्मणी नदी जो है ये कहाँ पर जाकर गिरती है, अंतिम में कहाँ जाकर गिरती है, अरब सागर में या फिर बंगाल की खाड़ी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस स्थान का वार्षिक तापांतर सबसे अधिक होता है। वार्षिक तापांतर का मतलब क्या होता है कि जो भी तापमान, मान लीजिए मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है वो उसको हम तापांतर बोलते हैं। वार्षिक तापांतर मतलब पूरा वर्ष भर का जो एक एवरेज होता है उसके हिसाब से देखते हैं। कोच्चि हुआ, मुंबई हुआ, बेंगलुरु हुआ। तो कोच्चि, मुंबई और बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोच्चि और मुंबई की अगर हम बात करें तो ये जो है
कोची और मुंबई कहाँ पर स्थित है? तट पर स्थित है। और तट पर स्थित होने की वजह से यहाँ का जो वार्षिक तापांतर है उसमें यानी जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है तट पर होने की वजह से जो है कम है। और वहीं बात करें बेंगलुरु का, तो बेंगलुरु का जो है कोच्चि और मुंबई से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो नई दिल्ली का सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर आपका एनसीईआरटी में भी इस तरीके का सवाल आपने शायद देखा होगा, हमने जहाँ तक याद आ रहा है, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या ऐसा मिलता जुलता सवाल आपने एनसीईआरटी में भूगोल में देखा है क्या। तो नई दिल्ली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप सिंपल में समझ सकते हैं कि नई दिल्ली है, तो नई दिल्ली में जो मिनिमम टेम्परेचर होता है लगभग जो है 4 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे भी चला जाता है, और जो है मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो 45 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। मतलब ठंडी गर्मी की हम एक वैसे बात करें, बाकी नॉर्मल टाइम में भी अगर आप देखेंगे तो जो नई दिल्ली है गर्मी और ठंडी मतलब उस हिसाब से जो एक टेम्परेचर होता है वेरिएशन भी सबसे ज़्यादा होता है। तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस जहाँ पर अधिक होगा वहाँ का वार्षिक तापांतर ज़्यादा होगा। नई दिल्ली 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15 है, जनपाओ पहाड़ियों से निम्नलिखित में से कौन सी नदी निकलती है? तो जनपाओ हिल्स से कौन सी नदी निकलती है ये आपको बताना है। सिंध है, सोन है, बनास है, चंबल है। तो सोन के बारे में हमने आपको पढ़ा रखा है। सोन कहाँ से निकलता है? अमरकंटक के मैकाल से, अमरकंटक के मैकाल से निकलता है। बनास की अगर हम बात करें तो बनास तो राजस्थान में निकलता है। और चंबल नदी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो राइट आंसर 15 नंबर प्रश्न का डी है, चंबल। जनपाओ पहाड़ियों से चंबल नदी निकलती है। चंबल की बात करें तो ये यमुना की सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है, याद रखिएगा। और चंबल जो है किसके लिए जानी जाती है? तो अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। चंबल के बीहड़ इसी के लिए फेमस हैं। अवनालिका अपर्दन जो है गली रेवाइंस जिनको बोलते हैं उनके लिए फेमस है। 15 नंबर के बाद 16 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में खारी और क्षारीय मिट्टियों का प्रतिनिधित्व करता है? तो खारी और क्षारीय मिट्टियों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? रेगुर। 16 नंबर का इंग्लिश एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर रेगुर मृदा आपको मालूम है किसको कहते हैं? रेगुर किसको कहते हैं? तो रेगुर मृदा जो है काली मिट्टी को कहते हैं। तो काली मिट्टी जो है किसी प्रकार से सैलाइन या अल्काली सॉइल्स की कैटेगरी में तो नहीं आता है, तो ये हटा दीजिए। ऐसे ही कंकर जो मृदा होती है जिनमें कंकर पाए जाते हैं, क्या आपको मालूम है किस मृदा में कंकर पाए जाते हैं? कंकर नोड्यूल्स पाए जाते हैं। हमने आपको एनसीईआरटी में पढ़ा रखा है, तो कमेंट कीजिएगा कंकर नोड्यूल्स किस में पाए जाते हैं। इसके अलावा इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो चौ मृदा के बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं ध्यान रखना। थुर जो मृदा होती है, राइट आंसर इस प्रश्न का है। तो 16 में डी थुर मृदा है। खारी और क्षारीय मिट्टियों का जो प्रतिनिधित्व करता है थुर मृदा है। थुर मृदा खारी और क्षारीय मिट्टी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 17 नंबर में मैच करना आपको। नीति दर्रा की बात करें तो नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लेखा पानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। खुंजरेब दर्रा की बात करें तो ये लद्दाख में स्थित है। तो राइट आंसर आपका 17 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पर ए में 4, बी में 3, सी में 1, डी में 2। चलिए अगला सवाल है। यहाँ पे कुछ जो है एंशियंट और साथ में यहाँ पर बात करें तो कुछ एंशियंट के सवाल है, एंशियंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री के सवाल है। तो जो भी टीजीटी और पीजीटी के अभ्यर्थी हैं आप इन प्रश्नों को देख लीजिए, फिर इसके बाद साइंस के प्रश्न स्टार्ट होंगे जो सभी के लिए कॉमन होंगे। तो युद्ध का आरंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो यहाँ है अथर्ववेद में। राइट आंसर 18 में सी है। टीजीटी पीजीटी के लिए प्रश्न है, रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? ये भी टीजीटी पीजीटी के लिए है जिनका हिस्ट्री है। तो 19 में राइट आंसर यहाँ पर बी है, नागार्जुन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? तो भब्रू लघु शिलालेख है, भब्रू माइनर इंस्क्रिप्शन है अशोक का, जो बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है। 20 में राइट आंसर डी है। ये भी टीजीटी पीजीटी हिस्ट्री के लिए सवाल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? ये भी टीजीटी पीजीटी के लिए सवाल है हिस्ट्री के लिए। पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन पल्लव वंश का अंतिम शासक था। 22 नंबर सवाल है। स्वर्गदारी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित था? तो स्वर्गदारी नामक शिविर जो है ये बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो राइट आंसर 22 में सी है। ये आपका मेडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर सवाल है। तो मोहम्मद बिन तुगलक लगभग दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड ये सवाल है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वर्गदारी नामक शिविर बनवाया था, कन्नौज के निकट बनवाया था, गंगा नदी के तट पर। कन्नौज के निकट गंगा नदी के तट पर वहाँ पर कुछ समय तक रहा भी था जब वो अपना
कैपिटल राजधानी परिवर्तित कर रहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक इस प्रश्न का राइट आंसर। 23 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान बाहरी विश्व के लोगों के साथ करीबी कूटनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क का पक्षधर था? तो अगेन इस प्रश्न का भी जो राइट आंसर वो है मोहम्मद बिन तुगलक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसने कहा था यदि इतिहास में हमें कोई सबक सिखाता है तो वह है कि कोई ऐतिहासिक सबक नहीं है? तो 24 नंबर की बात करें तो लुसियन फेब्रवे ने यह स्टेटमेंट कहा था। ये प्रश्न आप जो देख रहे थे टीजीटी पीजीटी के हिस्ट्री के लिए सवाल थे, 18 से लेकर 24 तक, और 25 सवाल भी यहाँ पर जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। 25 का इंग्लिश वर्जन दिखा दे रहे हैं। 18 से 24 टीजीटी पीजीटी के लिए थे। हु रोट स्वतंत्र पट्टू ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स ऑफ फ्रीडम? तो ये आपको वैसे मालूम होना चाहिए। तो स्वतंत्र पट्टू ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड जो यहाँ पर किसने लिखा है ये आपसे पूछा गया है। तो स्वतंत्र पट्टू 25 नंबर की अगर हम बात करें तो डी राइट आंसर है, सुब्रमण्यम भारती। तो सुब्रमण्यम भारती ने स्वतंत्र पट्टू ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स ऑफ फ्रीडम लिखा है। हिंदी वर्जन इसका थोड़ा सा अजीब है तो उसको छोड़ दीजिए। स्वतंत्र पट्टू स्वतंत्रता संबंधी भित्ति के एक संकलन, हिंदी में बड़ा अजीब सा लिखा है। सुब्रमण्यम भारती राइट आंसर है। चलिए अब हम 25 के बाद आते हैं सीधे 51 पर, और बीच के सवाल जो है हम आपके लिए भी दे देंगे, पीडीएफ दे देंगे, तो आप वहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर भी दे देंगे। चलिए अब हम आते हैं 51 से लेकर 75 के सवाल देख लेते हैं। 51 नंबर आपका सवाल है। 51 नंबर सवाल आपके सामने है। तूफान आने की स्थिति में शुरुआत में बैरोमीटर की रीडिंग में क्या होता है? तो यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो जब तूफान आने की स्थिति होती है तो उस समय होता क्या है? तो जो बैरोमीटर होता है, आप लोग यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो बैरोमीटर होता है वो यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। तो बैरोमीटर क्या होता है, जब भी तूफान आने वाला होता है, मान लीजिए चक्रवाती तूफान है, कुछ और भी तूफान है, तो जब तूफान आता है तो लो प्रेशर सेंटर होता है, यानी कम दाब का क्षेत्र बनता है। तो जब कम दाब का क्षेत्र होता है तो लो प्रेशर यानी ऊपर से नीचे की तरफ जो बैरोमीटर की रीडिंग है वो आती है। लेकिन जब अचानक से जब तूफान आता है, तूफान शुरू होने लगता है, तो जो बैरोमीटर की रीडिंग है वो एकदम से गिरना शुरू हो जाता है, यानी अचानक से गिरना शुरू हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर 51 नंबर प्रश्न का बी है। और इस प्रकार के प्रश्न सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं अलग अलग आयोग के द्वारा। 51 में राइट आंसर बी है आपका। अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब एक सुई को धीरे से पानी की सतह पर रखा जाता है तो वो तैरती रहती है, ऐसा क्यों होता है? अगर आप सुई को उठा के ऐसे पानी में मतलब ऐसे गिरा देंगे, बहुत तेज़ी से गिराएंगे तो डूबेगी, लेकिन अगर आप धीरे से उसको जाके रख दीजिए आराम से आहिस्ता से, तो उस केस में वो तैरती रहती है, ऐसा क्यों होता है? तो 52 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसका जो कारण है वो सतही तनाव है, सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन की वजह से, सतही तनाव की वजह से सुई तैरती रहती है। तो राइट आंसर आपका 52 में ए है। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मों के क्रुक्स ग्लास का उपयोग किया जाता है। तो आपको पहला चीज़ तो ये ध्यान रखना है कि जो सन ग्लासेस होते हैं, धूप के जो चश्मे होते हैं, उसमें कौन सा ग्लास यूज़ किया जाता है? क्रुक्स ग्लास। क्रुक्स ग्लास यूज किया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 53 नंबर प्रश्न की बात करें तो इसमें सीरियम ऑक्साइड पाया जाता है। राइट आंसर आपका 53 में डी है। और इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलते हैं। इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पे होते हैं, यानी जो आप अपनी निजी ज़िंदगी में, जो अपने सार्वजनिक जीवन में जिन भी चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं उससे संबंधित ये सवाल होते हैं। तो ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ये विभिन्न आयोग द्वारा पूछे गए, वहीं से आप जो है इसको तैयार कर सकते हैं। तो 53 में राइट आंसर आपका डी है। 54 है, निम्नलिखित में से किसी एक में इंफ्रारेड लाइट का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन का जो है इसमें किस में प्रयोग नहीं किया जाता है? तो नाइट विजन, नाइट एपरेटस में आपको मालूम है कि रेड लाइट, इंफ्रारेड लाइट का प्रयोग किया जाता है। पौधों को गर्म रखने के लिए ग्रीन हाउस में भी आपको मालूम होना चाहिए कि प्रयोग किया जाता है इंफ्रारेड का। और स्वास्थ्य विश्लेषक के रूप में भी किया जाता है। जाली दस्तावेज का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो 54 में राइट आंसर आपका बी है। अब इसका इंग्लिश वर्जन एक बार देख लेते हैं 54 का। तो यहाँ पर देख लीजिए, इंफ्रारेड लाइट किस में यूज़ नहीं होता? तो ब्रेथ एनालाइजर, जो ब्रेथ एनालाइजर होता है, जो हमारा सांस को एनालाइज करता है, उसके में यूज़ होता है। नाइट विजन अपरेटस में यूज़ होता है। ग्रीन हाउस का जो सेटअप होता है इसमें प्लांट्स को गर्म रखा जाता है, उसमें यूज़ होता है। डिटेक्शन ऑफ फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स, नकली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 54 का बी। जाली दस्तावेज का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड का लाइट का प्रयोग नहीं होता। बाकी तीनों इसके उदाहरण हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए आगे से। अगला आपका सामने सवाल है, कृत्रिम उपग्रह संचार में सूक्ष्म तरंगों का उपयोग किया जाता है।
सूक्ष्म तरंगों का यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट फॉर कम्युनिकेशन। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ दिस माइक्रोवेव्स। तो माइक्रोवेव्स का आपसे जो है सूक्ष्म जो है आपसे पूछा जा रहा है, और इस प्रकार के प्रश्न जो है आयोग द्वारा, इस स्टेट पीसीएस कमीशन द्वारा पूछे गए हैं। शायद यूपीपीएससी में सवाल हमने कहीं देखा है। तो कृत्रिम उपग्रह संचार में सूक्ष्म तरंगों यानी जो माइक्रोवेव्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है, और माइक्रोवेव्स की जो तीव्रता होती है, रेंज होती है, वो 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। तो 300 MHz से लेकर 300 GHz तक होता है। तो राइट आंसर आपका 55 में ए है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी लिफ्ट में नीचे उतरते हुए गति बढ़ती है तो हमारे स्वयं का वजन क्या होता है? तो हमारी शरीर का वजन क्या होता है? हमारे वास्तविक वजन से अधिक होता है या हमारे वास्तविक वजन से कम होता है? वजन शून्य तो होगा नहीं, कोई असर नहीं पड़ता, ऐसा भी नहीं होता। देखिए, जब आप लिफ्ट में ऊपर की तरफ जाते हैं तो आपको भारीपन महसूस होता है। भारीपन क्यों महसूस होता है? क्योंकि हमारे जो स्वयं का वजन होता है हमारे वास्तविक वजन से अधिक हो जाता है। वही जब आप लिफ्ट से नीचे की तरफ आते हैं तो आपको लाइट फील होता है, हल्का फील होता है, क्योंकि आपका जो स्वयं का वजन रहता है वो आपके वास्तविक वजन से आपको कम प्रतीत होता है। तो 56 में राइट आंसर आपका बी है। अगर आपने लिफ्ट में गए हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान जरूर किए होंगे, या दोबारा से कभी जाइएगा तो नोटिस कर सकते हैं। 56 में राइट आंसर आपका बी है। अगला सवाल है, जैसा कि हमने आपको बताया, इस प्रकार के प्रश्न क्या होते हैं जो आप अपने दैनिक जीवन में जिन भी चीज़ों का प्रयोग करते हैं, लिफ्ट का प्रयोग करते ही हैं, तो आप दैनिक जीवन में जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं साइंस में वहाँ से भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसीलिए साइंस को जनरल साइंस बोला जाता है। चलिए, किस सिद्धांत के नियम पर हाइड्रोलिक ब्रेक काम करता है? तो हमने एमडीओ में भी इस प्रश्न को देखा था, यहाँ भी पूछा गया है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है वो किस सिद्धांत पर काम करते हैं? तो ये पास्कल के नियम पर काम करते हैं। बाकी हमने न्यूटन के नियम के एप्लीकेशन वगैरह आपको एनसीईआरटी में पढ़ा रखे हैं, वो आपको ध्यान होना चाहिए। 57 में राइट आंसर आपका डी है। 58 की बात करें तो जल निमग्न पेट्रोलियम भंडार के उत्खनन एवं अन्वेषण में कौन सहायक है? तो जल निमग्न जो पेट्रोलियम भंडार होते हैं उनके उत्खनन और अन्वेषण में कौन सहायक होता है? सोनिक बूम्स या फिर सुपरसोनिक तरंगे या फिर इको ऑफ सॉक्स या डोपलर प्रभाव। तो अगर हम बात करें पेट्रोलियम भंडार के उत्खनन और अन्वेषण में तो इको ऑफ सॉक्स का प्रयोग किया जाता है। यानी सॉक्स मतलब इको वहाँ पर उत्पन्न किया जाता है, मतलब सॉक्स के इको पर उत्पन्न किए जाते हैं, उससे जानकारी मिलती है कि यहाँ पर पेट्रोलियम भंडार है। तो इको ऑफ सॉक्स की मदद से ये काम किया जाता है। राइट आंसर आपका 58 का सी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 59 अगला आपका सवाल है, निम्नलिखित में से किसको पानी में डूबने पर ऊष्मा निकलती है? तो पानी में डुबोने पर कौन सा चीज़ गर्म हो जाता है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो क्या ग्लूकोज आपने खाया होगा, ग्लूकोन डी पिया होगा पानी में मिलाकर, तो क्या ग्लूकोन डी मिलाने पर गर्म हो जाता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, नॉर्मल ही तो रहता है, तो ये तो नहीं होगा। नमक को कभी आप पानी में मिला दीजिए तो क्या गर्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं गर्म होगा। फ्रक्टोज भी चीनी ही होता है, मीठा ही होता है, फ्रक्टोज भी आंसर नहीं होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बात करें इस प्रश्न को किसके संबंध में पूछा गया? तो कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर जिसको बोलते हैं, कोई क्लाइम जिसको बोलते हैं। तो चूना पत्थर को जब हम पानी में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये आपने पढ़ा भी है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है जिसमें ऊष्मा निकलती है। हिंदी में क्या बोलते हैं आप कमेंट कर दीजिए, ऊष्मा छेपी कहते हैं या ऊष्मा अवशोषी कहते हैं, ये हमने आपको पढ़ाया भी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कैल्शियम ऑक्साइड होगा, लेकिन विकल्प में नहीं है, तो राइट आंसर आपका डी है, नन ऑफ दिस। 60 नंबर सवाल है, हीटर की कॉइल बनी होती है, इसमें पांचों ऑप्शन हम नाइक्रोम दे देते हैं, देखते हैं किसका सही जाता है। तो हीटर की कॉइल जो है, इलेक्ट्रिक हीटर आपने देखा है, तो उसका जो कॉइल होता है किसका बना होता है? टिन का, आयरन का, टंगस्टन का, कॉपर का या नाइक्रोम का? तो इस प्रश्न का बीपीएससी ने आंसर टंगस्टन माना, जो कि सही नहीं है। बाकी कॉपर, आयरन, टिन इनका भी प्रयोग नहीं किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर के कॉइल में? नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर 60वें नंबर प्रश्न का ई होगा, नाइक्रोम। तो आप याद रखिएगा, कभी भी हीटर के कॉइल का पूछेगा तो नाइक्रोम आपका राइट आंसर होगा। और नाइक्रोम की अगर हम बात करें तो नाइक्रोम इस प्रश्न का राइट आंसर है। नाइक्रोम जो है एलॉय होता है, किसका बनता है? तो Ni फॉर निकल और क्रोम फॉर क्रोमियम। तो याद रखिएगा, निकल और क्रोमियम का ये एलॉय होता है, इसीलिए इसको नाइक्रोम कहते हैं, और ये हीटर की कॉइल इसी से बनी होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, सबसे साधारण पेरिफिन संरचना वाला पदार्थ है। तो आपको प्रश्न आसान कर देते हैं। सबसे साधारण पेरिफिन संरचना जब आपसे पूछे तो इसका मतलब है आपसे जो है अल्केन पूछा जा रहा है। सबसे साधारण, सबसे सिंपल अल्केन कौन सा होता है ये आपको बताना है। तो सबसे सिंपल अल्केन होता है वो होता है CH4,
उसके बाद होता है C2H6, C3H8, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरीके से। तो सबसे सिंपल होता है CH4 जिसको हम मीथेन कहते हैं। तो राइट आंसर आपका 61 में ए है। जो जिस और इनमें क्या होता है, एकल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। 61 में राइट आंसर ए है। सीमेंट निर्माण मिश्रण जिसको हम क्लिंकर बोलते हैं, तो सीमेंट निर्माण जो मिश्रण होता है, क्लिंकर होता है, उसमें CaSO4 2H2O जिसको हम जिप्सम कहते हैं वो मिलाया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? 62 में जो है डी, 62 में राइट आंसर बताइए ABCD में से क्या राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जिप्सम का फार्मूला आपको हमने NCERT में पढ़ाया है, क्या होता है CaSO4 × 2H2O। POP का फार्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो CaSO4.12H2O, हेमीहाइड्रेट बोलते हैं इसीलिए। तो CaSO4 ½ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आप इसमें जो है 1.5 H2O और मिला दीजिए तो ये जिप्सम बन जाएगा, CaSO4 × 2H2O। तो सीमेंट निर्माण मिश्रण क्लिंकर में जो है जिप्सम का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये किया जाता है ताकि सीमेंट के जमने की दर को घटाने के लिए, यानी जब सीमेंट प्रिपेयर हो जाए तो वो बहुत आसानी से जमे नहीं, क्योंकि अगर जम जाएगा तो फिर उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, पाउडर फॉर्म में रहे, इस वजह से हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। तो सीमेंट के जमने की दर को घटाने के लिए ऐसा करते हैं, और इससे जो है सीमेंट की क्वालिटी जो लंबे समय तक बनी रहती है, सीमेंट वो जमता नहीं है। तो राइट आंसर आपका है डी। 62 के बाद 63 नंबर सवाल है, प्याज में पाया जाने वाला यौगिक जो अश्रु ग्रंथियों को उत्तेजित करता है वो क्या है? तो हमने आपको बताया, आपके दैनिक जीवन से रिलेटेड ये भी सवाल है। तो प्याज में पाया जाने वाला यौगिक कौन सा होता है जो आपके अश्रु ग्रंथियों को, जिससे आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उनको उत्तेजित करता है और आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या राइट आंसर होगा आपका? तो राइट आंसर आपका 63 में बी, एलिल सल्फाइड यौगिक। सल्फर डाइऑक्साइड तो होगा नहीं, ये तो गैस होती है। नाइट्रेट यौगिक नहीं होता, अम्लीय यौगिक नहीं होता, एलिल सल्फाइड यौगिक, एलिल सल्फाइड कंपाउंड होता है। तो राइट आंसर आपका 63 में बी है। अच्छा प्रश्न आपका, और ये सभी प्रश्न आज साइंस के जो हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो आपकी जनरल साइंस से रिलेटेड पूछे गए हैं, जो आपके लाइफ में जो है एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं। हीरे कैरेट में मापे जाते हैं, तो आपको मालूम है। गोल्ड किस में मापा जाता है? कैरेट में मापा जाता है। वैसे हीरे जो है कैरेट में मापे जाते हैं। 1 कैरेट का वजन कितना होता है? थोड़ा सा जो है कुछ हटके सवाल है ये। 270 मिलीग्राम, 200 ग्राम, 155 मिलीग्राम, 25 ग्राम। तो हीरे कैरेट में मापे जाते हैं, पहला चीज़ तो ये हो गया। गोल्ड भी कैरेट में मापा जाता है, और सबसे शुद्ध जो है गोल्ड आपने पढ़ा होगा, कितना होता है कमेंट कीजिएगा। गोल्ड कितने कैरेट का सबसे शुद्ध माना जाता है? तो 1 कैरेट का यहाँ पर वजन आपसे पूछा जा रहा है, जो कि है 200 मिलीग्राम। तो 200 मिलीग्राम यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका 1 कैरेट का वजन होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 64 में बी राइट आंसर होगा। चमकीले प्रकाश में फोटोक्रोमेटिक ग्लास काले हो जाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसमें क्या उपस्थित होता है? तो चमकीले प्रकाश में जो फोटोक्रोमेटिक ग्लास होते हैं वो काले हो जाते हैं, और इसका जो वजह रहता है वो रहता है आपका सिल्वर आयोडाइड। तो राइट आंसर यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड है। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। इस तरीके के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड जिसका फॉर्मूला होता है AgI। और यहाँ पर बात करें हम, तो आपने AgCl और AgBr का NCERT में रिएक्शन आपको याद होगा। सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, कलर चेंज होता है, तो उसी प्रकार से इस प्रश्न को भी समझ सकते हैं। तो AgI जो है वो प्रकाश के उपस्थिति में क्या होता है, काला हो जाता है। तो किसके वजह से? तो ये जो है Ag और +I2, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सिल्वर आयोडाइड है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। थायरॉक्सिन एक आयोडीन से परिपूर्ण कार्बनिक पदार्थ जो मुख्य रूप से पाया जाता है। अब इससे आसान सवाल आपको आज की डेट में नहीं मिल पाएगा। भूरी सहवास में एलिमिनेट कर दीजिए, बैगन के फलों में एलिमिनेट कर दीजिए, नमक में एलिमिनेट कर दीजिए। कहाँ पाया जाता है? थायराइड ग्रंथि में। इतना आसान ऑप्शन भी है, मतलब ऑप्शंस आपके बहुत आसान दिए गए हैं। तो राइट आंसर आपका थायराइड ग्रंथि में है। डिटेल में हमने आपसे NCERT के MCQs में चर्चा किया है। 66 के बाद अब 67 पर आते हैं। आंत्र ज्वर या मियादी बुखार किसके द्वारा पैदा होता है? तो 67 का इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। टाइफाइड डिसीज इज कॉज बाई। तो आंत्र ज्वर को क्या बोलते हैं? टाइफाइड बोलते हैं। अब आप बताइए टाइफाइड जो है किसके द्वारा होता है? अब आप समझ गए होंगे। टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम कमेंट कीजिए आप सभी लोग। अगर आपने टाइफाइड का टेस्ट कराया है तो आप बताइए क्या होता है टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम। तो 67 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो 67 नंबर में राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। असूची या प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? तो ये हटा दीजिए, इस प्रकार के आपने कहीं भी नहीं पढ़े। आपको हमने क्या पढ़ाया? यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स।
दो प्रकार के हमने आपको पढ़ाया है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। तो बात करें अगर हम असूची या प्रत्यक्ष कोश का विभाजन, जिसको यहाँ पर एमाइटिक डिवीज़न कहा जा रहा है, एमाइटोटिक डिवीज़न। असूची या प्रत्यक्ष कोशिका विभाजन किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका प्रोकैरियोट्स में, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो राइट आंसर आपका 68 में बी है। ये प्रश्न आपका जो है 11th 12th का जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है वहाँ से पूछा गया है। तो इतना आगे तो नहीं जाया जा सकता है कि 11th 12th लेवल तक का भी बायोलॉजी पढ़ा जाए। 10th तक का जो हमने आपको पढ़ाया है वहाँ से प्लस जो भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं अलग अलग एग्जाम की, वहाँ से आपका काम चल जाएगा। तो राइट आंसर आपका प्रत्यक्ष कोश का विभाजन मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोट्स में। तो ये सब आपको अपने जो भी हमने आपको 10th लेवल तक पढ़ाया है इन सभी प्रश्नों को उसमें एडिशन आपको कर लेना, इस तरीके से आपको तैयारी रखनी है। तो 68 में राइट आंसर आपका बी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। होलोजोइक पोषण किसकी विशेषता है? इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है किसकी प्रॉपर्टी होती है? एनिमल्स की होती है, प्लांट्स की होती है, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा की। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें जो भी प्राणी होता है वो जो है खाने पीने की जो चीज़ें रहता है उसको सॉलिड फॉर्म में लेता है, सॉलिड फॉर्म में लेता है फिर दिन पचाता है। तो आपको मालूम है कि हम ही लोग हैं एनिमल्स, यहाँ पर राइट आंसर है। तो एनिमल हैं, बाकी कुछ प्रोटोजोआ हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन को दर्शाते हैं। 69 में ए है राइट आंसर। तो होलोजोइक पोषण किसकी विशेषता है? जंतुओं की विशेषता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जटिल कार्बनिक पदार्थ मनुष्यों द्वारा पचाया नहीं जा सकता? ये प्रश्न हमने आपको बीपीएससी पीआईक्यूज में कराया हुआ है, अगर आपको याद हो, शायद एचएम या हेड टीचर में प्रश्न पूछा गया था। तो क्या आंसर होगा? लिग्निन, पैक्टिन, वसी अम्ल, फैटी एसिड या सेलुलोज। तो सभी को मालूम होगा यहाँ तक कि सेलुलोज जो है ऐसा जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो हम नहीं पचा सकते हैं, ठीक है। और 70 में यहाँ पर राइट आंसर सी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और जो जानवर होते हैं जो घास वगैरह खाते हैं उनमें सेलुलोज पचाने की क्षमता अच्छी खासी होती है। चलिए 71 नंबर सवाल है। यदि एक एटीपी 7.6 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करता है तो एक व्यक्ति जिसने 2800 किलो कैलोरी की ऊर्जा चाहिए कितनी एटीपी की आवश्यकता होगी? अब आप सोचिए, आपके पास 2800 दिया गया है और 7.6 दिया गया है, आपके पास 7 ऑप्शंस हैं लगभग जो है कुछ ऐसे। तो क्या किया गया होगा? इसका डिवीजन कर दिया होगा। अगर आपको नहीं भी मालूम है तो आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगा के डिवीजन कर लेंगे तो 368 के आसपास आपको राइट आंसर 368 एटीपी। कहने का मतलब आपको फार्मूला नहीं पता, लेकिन 28 और 7.6 का आप क्या कीजिएगा? डिवीजन कर दीजिए। मल्टीप्लाई करके तो ये नहीं आएगा, है ना, डिवाइड करके ही आंसर आएगा, जोड़ के घटा के भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर बोडमास का नियम हमने लगा दिया। राइट आंसर आपका 71 में बी है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको फार्मूला पता हो, ऐसे प्रश्नों में आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड इस्तेमाल करना होता है। चलिए 72 नंबर है। मनुष्य की आंतों में कौन से विटामिन का निर्माण जीवाणु द्वारा किया जाता है? अगेन बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलती हैं और ये अच्छा प्रश्न जो आपको परीक्षा दृष्टि से तैयार रखना है। तो मानव की आंत जो होती है, मानव की जो इंटेस्टाइन होती है, उसमें से कौन से विटामिन का निर्माण जीवाणु बैक्टीरिया द्वारा किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन डी या विटामिन के? तो राइट आंसर आपका है विटामिन के। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है ये। पौधों का तनाव हार्मोन किसे कहा जाता है? यहाँ पे कटा लिखा लेकिन उसको कहा पढ़िए। तो पौधों का तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन किसे कहा जाता है? इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन ऑफ द प्लांट किसे कहते हैं? तो स्ट्रेस हार्मोन या तनाव हार्मोन की बात करें तो एब्सिसिक अम्ल हमने आपको पढ़ाया था एनसीईआरटी में, साइंस में, एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड को हम AB और A इसको मिलाकर हम ABA कहते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में इसको ABA लिखा जाता है। इसको इंडोल एसिटिक एसिड कहा जाता है, बाकी और सबके फुल फॉर्म है। तो स्ट्रेस हार्मोन, तनाव हार्मोन हम बोलते हैं ABA को। आपको मालूम होगा कि जो एब्सिसिक अम्ल होता है, हमने आपको पढ़ाया है कि एब्सिसिक अम्ल का क्या काम क्या होता है। तो एब्सिसिक अम्ल जो क्या होता है, जो अत्यधिक ग्रोथ होता है उसको रोकता है, और जो पत्ते होते मान लीजिए पीले उले होकर जो गिर जाते हैं तो वो इसी के वजह से गिरते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन यहाँ पर बोलते हैं ABA को, एब्सिसिक अम्ल को। राइट आंसर आपका 73 में ए है। अगला सवाल है आपका, प्लाज्मिड क्या होते हैं? विषाणु के न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होते हैं, कुछ पौधों के एंजाइम होते हैं, जीवाणु के एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होते हैं, विषाणु के गुणन की अवस्था होती हैं। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं? इंग्लिश वर्जन से देखिए, ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ वायरस क्या होता है? प्लाज्मिड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ वायरस होता है। ए काइंड ऑफ एंजाइम फाउंड इन सम प्लांट होता है।
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया होता है, स्टेज ऑफ वायरल मल्टीप्लिकेशन होता है। तो राइट आंसर आपका प्लाज्मिड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा प्रश्न है, ये आपका 11th-12th लेवल में बायोलॉजी में आपको मिल जाएगा। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं बैक्टीरिया के। राइट आंसर 74 में सी है, 74 में राइट आंसर आपका सी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें अस्थि मज्जा नहीं मिलता है। तो चिड़िया, मछली, छिपलिया, चूहे। तो एक बार आप इसका जो है देख लीजिए इंग्लिश वर्जन। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज विदाउट बोन मैरो। तो बोन मैरो किस में नहीं पाया जाता, अस्थि मज्जा किस में नहीं पाया जाता। देखिए लिजर्ड को छिप क्या ही लिखा है, और रैट ये तो आपका हो ही गया। तो देखिए क्या क्या हिंदी वर्जन किया है आयोग ने, छिपलिया मतलब छिपकली को छिपलिया लिखा है, मछलियों को जो है क्या ही लिख दिया है, चिड़ियाँ लिख दिया है। चलिए अच्छी बात है। राइट आंसर आपका इस प्रश्न का बोन मैरो किस में नहीं पाया जाता, चिड़िया में, बर्ड्स में बोन मैरो नहीं पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। कमेंट कीजिएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद। पीडीएफ आपको हम दे देंगे, तो वहाँ से आपको 51 से 26 से 50 के बीच में जो भी 26 से 40 के बीच में जो मैथ रीजनिंग के सवाल आप उनको सॉल्व कर लीजिएगा। आप लोग का देखने के लिए धन्यवाद।